हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपको इस कार्यक्रम में बहुत सी खबरों के पीछे की खबरों के बारे में बताने की हम कोशिश करते हैं और इसमें मदद लेते हैं कुछ उन जानकार लोगों की जो हमसे ज़्यादा कुछ जानते हैं, बारीकी से जानते हैं और वो खबरें, उसकी डिटेल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। अभी एक बड़ी खबर आई है जो आज ही के अखबारों में है, जो मैं समझता हूँ अभी जब तक ये आपके सामने पहुंचेगी अखबारों की चर्चा जारी रहेगी। ठाकुर प्रज्ञा सिंह, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की, और जिन पर मालेगांव बम ब्लास्ट केस में एक्यूज़ हैं वो, उसके अलावा सुनील जोशी मर्डर केस में भी एक्यूज़ हैं और वो अब बेल पर नहीं है, वो पैरोल पर हैं, बीमारी बता करके वो जेल से बाहर हैं। उनको हमारी वर्तमान केंद्र सरकार ने जो रक्षा से मुताल्लिक, जो डिफेंस से मुताल्लिक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उसका मेंबर नामजद किया है। इस पर चर्चा हो रही है, लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त अनीस अहमद खान साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। वेलकम है आपका। अनीस साहब, आप बताइए कि ये ठाकुर प्रज्ञा सिंह, और चूंकि आप तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को ज़्यादा नज़दीक से जानते हैं, आप कुछ बताइए कि ये क्या है, क्या ये ठीक है? और जो लोग इनके बारे में कह रहे हैं कि ये फैसला अच्छा नहीं है बीजेपी का, जबकि पार्लियामेंट उससे पहले एक बयान आया था, जब नाथूराम गोडसे के बारे में उनका बयान आया था तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं माफ़ नहीं कर सकूंगा, मैंने माफ़ नहीं किया। इस किस्म का एक माफ तो कर दिया उन्होंने, उनको हाँ, पार्टी में ले लिया, इलेक्शन हाँ, में भी खड़ा कर जी दिया जी मोदी जी। जी ने। तो जी। इस सब बैकग्राउंड में आप इनको रक्षा समिति में मेंबर बनाए जाने को कैसे देख रहे हैं? भाई, रक्षा समिति तो एक डिफेंस जो होती है बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है, और ये देश की डिफेंस से जुड़ी हुई है। दुश्मनों से हम तो यहाँ पाकिस्तान है, इस तरफ आप जाइए तो चीन हमारे सरहदों तक बैठा हुआ है। अच्छा, हम लोग वो समंदरी अपना तो भूल जाते हैं, श्रीलंका पे भी चीन का कब्जा है, और भी जगह है, अमेरिका घूम रहा है इस तरीके से। तो डिफेंस में ऐसे लोगों को रखना जो कल्प्रिट है किसी न किसी लेवल पे, क्योंकि ये 9 साल जेल में रही है, वो भी आतंकवाद के सिलसिले में। इनके ऊपर आतंकवाद का अभी कह सकते हैं कि भाई ये खत्म हो गया, क्योंकि वो पैरोल पे आज जमानत कहते हैं, पैरोल नहीं क्या, जमानत पे है। तो ये जमानत से खत्म नहीं होता, कोर्ट के जाने से भी खत्म नहीं होता, क्योंकि कोर्ट में तो आप जानते फैसला हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ये इलेक्शन में आई तो इन्होंने गांधी जी को कहा कि नाथूराम गोडसे जो है वो देशभक्त था, रहेगा और ताजिंदगी दे, और जो उसे देशभक्त नहीं मानेगा तो वो उसको हम मानेंगे कि वो देशद्रोही है। यहाँ तक भाषण में इन्होंने कहा, और इन्होंने गांधी जी के हत्या को ये कहा कि वो ठीक हुई थी, और जाने क्या क्या कहा इन्होंने। इस तरीके के जो होते हेमंत करकरे को जैसे, जो NIA के थे, जिनको पद्मश्री वगैरह भी मिली है, जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया था, NIA का ने उनके उसमें ये सब रैकेट, और जो बम्बई में बम ब्लास्ट हुए थे उसका वो अभिनव भारत, वो बम्बई नहीं, मालेगांव से लेके तमाम का अभिनव भारत को उन्होंने एक्सपोज किया था। और उसी अभिनव इसको एक्सपोज करने से जो भगवा टेरर का जो वो आया था, चर्चा जो शुरू हुई थी, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने पार्लियामेंट में इसको भगवा टेरर कह दिया था, क्योंकि अक्सर बीजेपी वाले कहते थे कि टेररिज्म सिर्फ मुसलमानों में होती है, वो लोग करते, तो यहाँ पे इस बात को आया था। जो प्रज्ञा ठाकुर है, इनको जब खड़ा किया था, ये प्योर हिंदुत्व की एक वो है, जो इस सरकार की है, तो पूरे इनके सिंबल हैं पहले, और कई चीजें, उनको टिकट देना, टिकट देने के बाद जिताना। अभी को लोग कहते हैं कि 3 लाख वोट से जीती हैं वो भी दिग्विजय सिंह के जैसे चीफ मिनिस्टर रहे हैं कितने साल, वो उनके सामने तो कुछ जीतने से कुछ नहीं होता है। आप जाइए बिहार में कितने लोग हैं जो जीतते हैं, और उनके कोर्ट में केसेस चलते हैं। कुछ लोग तो जेल से बैठ के ही इलेक्शन लड़ते हैं, वो जीत जाते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी वो जीत गए। उसके बाद इनका जो पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी में, और अब तो EVM के आने के बाद जीतने की बातें ऐसी लगती हैं खत्म कर दीजिए। लेकिन इनके बारे में एक बात बताएं कि ये बेसिकली बुंदेलखंड की है, मध्य प्रदेश से का दतिया एक शहर है, आपने गांव पहलवान के नाम से मशहूर, कई लोग वहाँ की रहने वाली हैं, और ये
भोपाल गई तो एबीवीपी में शामिल होंगे, फिर एक्टिव हो गई। मालेगांव का जो बम धमाका हुआ था 29 सितंबर 2008 को, जिसमें 8 या 10 लोग मारे गए थे और 6 लोग मारे गए थे और 100 लोग घायल हुए थे। उसमें एक मोटरसाइकिल बरामद हुई थी, ये वहां से आई है लाइमलाइट में। एक मोटरसाइकिल बरामद हुई थी, उस मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर जब देखा गया तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर इनका निकला, क्योंकि वो ट्रेस हो जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर से। उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इनके टेलीफोन के टैप जो हुए लाइव, आपने अगर टाकले जर्नलिस्ट हैं दवी के, उनकी रिपोर्ट पढ़ी उस जमाने की 2008, 9, 10 तो उन्होंने उसको एक्सपोज किया था जो टेलीफोन, क्योंकि इन लोगों की एक खासियत थी, ये अभिनव भारत में थे, जो बातचीत होती वो टेलीफोन पे रिकॉर्ड करते थे, एक साथ थे इनके। तो उसमें इन्होंने कहा कि पहले तो ये कहा हमारी मोटरसाइकिल आपने क्यों इस्तेमाल की, तो वहां से जवाब आया कि मोटरसाइकिल इस्तेमाल हो गई आपकी। तो अगर मेरी मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई तो 6 लोग क्यों मरे, ज्यादा क्यों नहीं मरे, वो चीज लेके एनआई ने इनके ऊपर, यानी उसमें कंसेंट जाहिर थी। अब उसी से इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद 9 साल जेल में रही, मुकदमा चलता रहा इनके ऊपर। इसके बाद कई लोग इनके साथ बंद हुए थे। अभिनव भारत का राज वहीं से बोला, जिसमें कर्नल पुरोहित भी थे, सुधाकर भी थे, स्वामी असीमानंद थे, केस भी ऐसी कई मुसलमान बंद हुए थे, 8-9 मुसलमान बेकसूर बंद हुए थे। जब असीमानंद ने अपना रिटन स्टेटमेंट दिया था, डिक्लेरेशन दिया था कि उनमें से कोई शामिल नहीं था, ये भी बहुत दिलचस्प वाकया था असीमानंद का भी, कि उसने जेल में देखा और उसका दिल पसीजा, और वो कहानी तो वो बहुत सही है। लेकिन असीमानंद के उसके बाद कबूलनामे के बाद उन लोगों को छोड़ा गया था और फिर इन लोगों को पकड़ा गया। उसमें समीर कुलकर्णी भी थे और द्विवेदी भी थे, सुधाकर द्विवेदी भी थे, और इन लोगों के कई जगह निकले। तो अभिनव भारत का भी ना, अभिनव भारत की आपको एक बात बताएं कि जो ये अभिनव भारत के कर्नल पुरोहित थे, इन्होंने बाकायदा इजराइल एम्बेसी में जाके बातचीत की थी और ये कहा था कि आप हमें हमारा झंडा लगाने की इजाजत दे दीजिए। कितनी बड़ी बात है। झंडा किसका? अपना अभिनव भारत का। हाँ, ये अलग से कहाँ पे झंडा लगाना चाहते हो? एम्बेसी, इजराइल एम्बेसी में। अच्छा, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये देखिए, ये बात तो तय है कि अब उससे आप कनेक्शन मिला सकते हैं। बिल्कुल है। आरएसएस का नजरिया इजराइल के नजदीक है, ये बात तय है। और जो आपने झंडे की बात बताई, तो ये तो और कनेक्शंस और एक्सपोज करती है। और मुझे याद है जब LK अडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते थे, होम मिनिस्टर होते थे, तब वो इजराइल गए थे। जाने के वक्त तो उन्होंने बयान दिया था कि हम इजराइल से ये समझने के लिए जा रहे हैं कि उन्होंने टेररिज्म को कैसे कुचला है। तो उसके कई माने निकाले गए थे, वो एक अलग बात है। तो ये जो है आपने बताया कि ये बहरहाल, अब उसमें एक चीज और थी। इन्होंने पहले डिनाई किया कि मोटरसाइकिल मेरी नहीं, और ये, लेकिन जब कलाश थे रामजी कल संगर, उनको उन्होंने मोटरसाइकिल दी थी, उन्होंने उसमें बम फिट किए थे, उन्होंने वो रखी थी, तो उसकी बातचीत रिकॉर्ड हो गई थी कल संग्रह की उनकी। अच्छा। तो उसमें ये बात आई, तो उसने कहा कि भाई वहाँ जहाँ भीड़ थी, मैं मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा था तो खड़ी नहीं होने दी, तो मैं फलानी जगह रखाया। वो रखी थी इन्होंने कब्रिस्तान के पास, क्योंकि दिन वो था शबरात का। अच्छा। शबरात को आप जानते हैं कि कब्रिस्तान में लोग ज्यादा जाते हैं, मस्जिदों में भी लोग ज्यादा जाते हैं। तो मक्का मस्जिद थी हैदराबाद की, जहाँ बम रखा गया था, तो ये उससे पकड़ा गया किताब। उसके बाद दबीक ने टाकले ने पूरी रिपोर्ट भी लिखी थी उसकी बुरी, और उसका पूरा कवर पेज पे भी ये था कि Y6 इस तरीके से उन्होंने दिया था। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि जो ये कल संग्रह हैं ये अब तक आए, ये पकड़े नहीं गए। कोई कह रहा है नेपाल में साधु हो गए, कुछ हो गए, ये पकड़े नहीं गए, बाकी लोग गिरफ्तार हुए। और हमारी सरकार कभी कुछ नहीं बताती उनके बारे में, बाकी लोग गिरफ्तार हुए। अब कैसे बताइए जब ये सारे ही लोग छोड़े हैं। अभी इनको छोड़ा गया है, बाकी लोगों को नहीं छोड़ा गया, लेकिन ऊपर से 2 केस अभी खत्म कर दी गए। लेकिन एक जो सुनील जोशी है, जिसका मर्डर हुआ था, तो उसका केस चला था मध्य प्रदेश के 2017 तक चला था। वहाँ मध्य प्रदेश में मुकदमा चला था देवास में। तो देवास का जो वहाँ के जो जस्टिस थे उस कोर्ट को, उन्होंने बड़ी बात लिखी थी इनके केस को छोड़ने के साथ। जो आप जानते हैं, कई लोग लिखते हैं कि NIA और पुलिस ने एक दूसरे से कनेक्शन ही नहीं मिला है, कोऑपरेट ही नहीं किया, अपनी अपनी तरीके की
उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, और ऐसी इन्वेस्टिगेशन की कि उनकी कुछ है ना इनकी कुछ है इन्वेस्टिगेशन। ये जज लिख रहा है अपने उसमें, तो लिहाजा इनको वैसे नहीं छोड़ा जा रहा है जी। और इनके ऊपर इनको इसलिए छोड़ा जा रहा है कि ये इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ठीक से इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई। फिर वो हुआ था कि जो इसमें तो ऐसा लगता है कि बाकायदा एजेंसियों में भी कुछ ऐसे लोग हैं। इसके बाद आपको एक जो वकील थी इनकी, उनका नाम मुझे इस वक्त फौरन याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू दिया था 2016 में, जो बम्बई में। तो उन्होंने ये कहा था कि हमसे कहा जा रहा था इसको ढीला चलाइए, NIA ने कहा था। उसके बाद उन्हें हटा दिया गया था और इनका बड़ा अपोजिशन हुआ था खुद बीजेपी में, क्योंकि इन्होंने करकरे को देशद्रोही कहा था और क्रिमिनल कहा था कि उसको वो है इन्होंने कहा था मैंने श्राप दिया है। लेकिन ये बीजेपी का ये क्या है कि किसी एक इंसान को बुरा भी कहते हैं, फिर अगले ही मिनट उन्हें अपना भी लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं माफ नहीं करूंगा, लेकिन इलेक्शन भी होता रहा, जीत के भी आ गई, और अब वो ऐसी इसमें आप देखिए बिल्कुल टोटली यानी जो खांटी हिंदुत्व की बात है। जिस तरीके से अब देखिए, अब कल जो हमारे अमित शाह जी इन इलेक्शन की रैली को एडजस्ट करने के लिए वहां गए आपके झारखंड, तो उन्होंने राम मंदिर मुद्दा उठाया और ये कहा कि राम मंदिर तो आसमान से ऊंचा बनेगा। तो बिल्कुल उसको करने लगी, जबकि ये हो रहा था। अभी ये कह रहे थे कि इसको ज्यादा इनके RSS ने कहा इसको ग्लोरीफाई ना कीजिए, इसलिए टेंशन तो अब उन्होंने उसको भी शुरू कर दिया। अमित शाह की बात यह है कि वो जब उन्हें याद दिलाया गया कि 15 लाख लोगों के अकाउंट में क्यों नहीं आया, तो उन्होंने कहा तो जुमला था। तो ये आसमान से ऊंचा तक के भी मैं समझता हूँ लोग जानते हैं कि वो अभी आप वो खुद नहीं। जबकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप टोटली दो चीजें मिलाई हैं इसमें। ये आप तो कहते हैं NRC में आप क्रिश्चियन तक ले आए हैं, सिख, यहूदी, इवन यहूदी तो नहीं है यहाँ पे, सिख हैं और पारसी हैं और बौद्ध हैं और माइनॉरिटीज जितनी है, माइनॉरिटीज जो यहाँ मानते हैं। जो इनका पहले उसूल है जो RSS का, कि वो माइनॉरिटी हिंदुस्तानी है जिनके धर्म हिंदुस्तान में हुए। तो क्रिश्चियनिटी तो हिंदुस्तान में नहीं है, इन्होंने क्रिश्चियनिटी तक ले आए और उसमें मुसलमानों को डिलीट कर दिया। अब उसके बाद ये कहते हैं कि भाई ये लोग किसी मजबूरी वहां से प्रताड़ित होके हिंदुस्तान आए हैं, क्रिश्चियन तक, इनका कोई देश नहीं है। मुसलमान कैसे आए ये नहीं डिफाइन करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि जब इनसे अभी ये पूछा गया कि आप NRC क्यों लागू करने चाहते हैं, तो आप वीडियो देखेंगे इसका, तो उसमें जवाब दिया है जो इन्होंने क्या कहलाते आपके अमित शाह ने, तो बड़ा घबराहट में जवाब दे रहे हैं, अटक अटक के जवाब दे रहे हैं, क्योंकि बोल तो गए लेकिन पार्लियामेंट में तो उसको काटने वाले कई लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से तो इनको लाने का मतलब जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, जिनको साध्वी लोग कहते हैं, किस वजह से साध्वी कहते हैं उनको, कैसे कहते हैं, वो भगवा धारण कर लिया, बस वो लिबास पहन लिया साध्वी का। लेकिन जो लेडी ये कहे कि सिर्फ 6 लोग मारे गए, ज्यादा क्यों नहीं मारे गए, उसमें इंसानियत कहाँ है? और वो रिकॉर्ड है, बिल्कुल। तो उसमें तो अच्छा ये बताइए, ये तो हो गया, लेकिन इसका पॉलिटिकल मीनिंग क्या है और क्या कोई कानूनी रुकावट है कि उनको डिफेंस कमेटी में नहीं? भाई देखिए ऐसा है, या ये पॉलिटिकल एथिक्स की बात है जो लोग देखिए इसमें तो क्लियर है कि जितने लोग MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वेदर दे आर फ्रॉम राज्यसभा, दे आर फ्रॉम द लोकसभा, वो किसी भी पार्टी के किसी भी समिति के कमेटी में आ सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन बातें हम मॉरल की आती है कि एक जिसके ऊपर से अभी तक आतंकवाद का लेवल हटा नहीं है, कोर्ट ने भी नहीं हटाया, कोर्ट ने बेल भी नहीं दी कोर्ट ने उसको। आप जीत के आगे, ठीक है, आप ये कहते हैं कि साहब कोर्ट क्या होता है, आपको पता है इसके पीछे बीजेपी वाले कहते हैं कोर्ट क्या होता है, जब 3 लाख वोट लोगों ने उनको जिता दिया है, तो इसके माने क्राइम करे, मर्डर करे, गुंडागिर्दी करे, दहशत फैलाए और दहशत फैला के वोट ले, जीत जाए। और नहीं, वोट की भी गारंटी नहीं है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। वो EVM का जो सवाल, जितनी शिकायतें आई उसमें इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई की? बिल्कुल। जब उन्होंने कार्रवाई ही नहीं की तो वो साफ तो है नहीं, सिर्फ बयान ही तो देते हैं।
अब उस पर भी कितने और लोग। आपको एक बात पता है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अभी कोर्ट में हाजिरी देना पड़ती है। जी जी। इन्होंने एक बार ये कहा था कि मैं चल नहीं फिर पाती हूँ, हाँ। तो बम्बई कोर्ट ने कहा था तो फिर अब इलेक्शन कैंपेन कैसे कर रही हैं? हाँ। आप आइए यहाँ पे। सही सही सही। अब वहाँ पे वो एग्जाम्पशन चाहती थी। एग्जाम्पशन चाहती थी, वहां जाके इन्होंने उधम मचाना शुरू कर दिया, मेरे लिए कुर्सी नहीं है, जी, जी, मेरे लिए ये नहीं है। लेकिन आप ऐसे वो आई हैं, क्रिमिनल आएंगे तो आपको वो थोड़ी देगा। हालांकि लोगों ने एक्यूज और कुर्सी वगैरह दे दी है। और अब आप उनका कहीं चलने का ढंग देखिए, अगर कोई वीडियो निकालिए आप, तो चलते तो लोग चरण छूते हैं उनके। अब बताइए, तो आप तो उसको इस तरीके से महिमा मंडित कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं अगर समझ में नहीं आता। तो ये बहरहाल अनीस साहब आपने बहुत ही डिटेल से बताया प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में, जिनको डिफेंस कमेटी यानी रक्षा समिति में रखा गया है। ये कानून के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन आपने बताया कि ये उसूल के खिलाफ है। और अभी की बात है 2017 में इनको और अभी वो बेल पर भी नहीं, बेल पर पैरोल पे 2017 में पैरोल, उसको बेल कहते हैं। जी, उसको जमानत कह रहे हैं। अब ये मीडिया की तो खराबी है कि मीडिया सही चीज़ों को सही तरीके से पेश नहीं करती, फैक्ट्स को गलत तरीके से भी पेश किया जाता तो उसे उसी तरह से बताया जाता है। तो ये बहरहाल हम सोशल मीडिया के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे भोपू मीडिया भी कहते हैं हमारे कुछ दोस्त, और उसके बारे में बताएं, और जो कुछ उससे नुकसान हो रहा है उसकी किसी हद तक। अच्छा, एक बात मैं आपकी बात काट के कहना चाहता हूँ कि ये मालेगांव का तो दिखाते हैं जी कि मुसलमान मारे गए थे ना, उसमें मालेगांव, वो तो कहते हैं कि भाई वहाँ बम ब्लास्ट किया, उसमें इनको हो गया। लेकिन सुनील जोशी का जो मर्डर हुआ है, जो आरएसएस का था, सुनील जोशी, एक ब्राह्मण, उसका कहीं जिक्र नहीं आता, जिसपे इनका केस अभी खत्म भी नहीं हुआ। जी जी, ये भी देखिए, यानी किस तरह से चीजों को पेश किया जाता है। आम आदमी आम तौर पर जल्दी चीजें भूल जाता है, और इस जल्दी भूलने की ही खराबी की वजह से जो मीडिया है, जो पॉलिटिशियंस हैं इस तरह के, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और आपको भुलाने में मदद करते हैं। नॉन इश्यूज़ पर अटकाए रहते हैं। हर रात में जिस तरह से कुश्ती होती है, दंगल होता है टीवी चैनलों पर, वो आपके सामने है। असल इशू से भटकाने का काम करते हैं वो चैनल, और वो उन्हीं झूठे मक्कार लोगों को हेल्प करते हैं। ये बहरहाल आपके सबके सामने है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।